दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दूसरे स्टेट से गाड़ी खरीदने में क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या है उसके नुकसान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आरसी पे एचपी चढ़े होना क्या होता है और बिना एचपी उतरे गाड़ी क्यों नहीं बिकती है। दोस्तों, मैं सारे भाइयों को बताना चाहूँगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गाड़ी लेने के लिए क्या है प्रोसेस और कितना लगता है टैक्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब आप किसी और स्टेट से गाड़ी लेते हैं तो आपको टैक्स रिफंड भी मिल सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गाड़ी खरीदते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेना है बहुत ज़रूरी, नहीं तो हो जाएगा आपका चालान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गाड़ी के साथ हमेशा 2 कीज़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक की आपके पास है और दूसरी नहीं है और डीलर ने आपको नहीं दी तो जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछेगी कि भाई दूसरी की कहाँ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये फॉर्म नंबर 29, 30, 26, 35 किस काम आते हैं? नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त गौरव सेठी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव सेठी में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेंबर ओनली वीडियोस में। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, मेरे जितने मेंबर भाई हैं जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है उनके लिए मैं सबसे एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके आऊँगा। दोस्तों, अगर आप किसी और स्टेट से वीडियो देख रहे हैं जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, पंजाब, और आप गाड़ी लेना चाहते हैं दिल्ली से या किसी भी अलग स्टेट से, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे टैक्सेशन होना चाहिए, मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैंने पूरा रिसर्च वर्क कर लिया। आप देखिए एक एक पॉइंट आपके लिए लिखा है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। आप कर्नाटका से दिल्ली आए हैं और आप कार लेना चाहते हैं किसी डीलर भाई से। सबसे पहले दोस्तों, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब आपने उनको पैसे दिए और गाड़ी की डिलीवरी ली, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले लिख लीजिए या फिर इस वीडियो को डाउनलोड करके रखिए। सबसे पहले आपको चाहिए गाड़ी की 2 चाबियाँ। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कई बार आपको एक चाबी पकड़ा दी जाती है। ऐसे केस में जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम लेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा रोड़ा डालेगी, हमेशा कहेगी भाई दूसरी चाबी कहाँ है। अगर दूसरी चाबी नहीं थी तो आपने एफआईआर क्यों नहीं करी, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम में बहुत दिक्कत आ सकती है। इसलिए जब भी लें 2 चाबियां लें। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, डॉक्यूमेंटेशन पे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है दोस्तों ओरिजिनल आरसी। आपको हमेशा डीलर से ओरिजिनल आरसी लेनी है। सेकंड आता है कॉपी ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको पता है आजकल ऑनलाइन भी हो जाती है, तो आप उसको एज ए ई डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं या फिर फोटोकॉपी भी ले सकते हैं। इंश्योरेंस ले ली, आरसी ले ली। थर्ड चीज़ है वैलिड पीयूसी। पीयूसी का यहाँ पे मतलब है पॉल्यूशन। पुरानी गाड़ियों में 3 मंथ्स तक पॉल्यूशन वैलिड रहता है और नई गाड़ियों में दोस्तों 1 साल तक भी रहता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है दोस्तों आईडी प्रूफ ऑफ सेलर। अब इसमें क्या क्या आता है, अगर किसी इंडिविजुअल के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है, लेट्स से मिस्टर राजकुमार के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है और आपने डीलर से परचेज करी, तो आप राजकुमार जी का आधार कार्ड लेंगे, आधार कार्ड की कॉपी, साथ में आप लेंगे उनका पैन कार्ड की कॉपी। ये दोनों होते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेलर। अगर मान लीजिए गाड़ी रजिस्टर्ड है किसी कंपनी के नाम पे, तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले कंपनी का जीएसटी, दूसरा एमओए, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तीसरा हो जाएगा कंपनी का पैन कार्ड। 3 चीज़ें हो गई। अब जो उस कंपनी का ऑथोराइज सिग्नेटरी है, जिसने वो गाड़ी परचेज करवाई थी कंपनी के द्वारा, उस ऑथोराइज सिग्नेटरी का आप लेंगे आधार कार्ड और साथ में पैन कार्ड। तो ये हो गई केवाईसी ऑफ सेलर। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सेल लेटर। सेल लेटर क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर्म नंबर 29 एंड फॉर्म नंबर 30। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, आपको ये बुक्स अक्सर देखने को मिलेंगी जब भी आप गाड़ी परचेज करते हैं। ये है फॉर्म नंबर 29। इसे कहते हैं फॉर्म ऑफ नोटिस ऑफ ओनरशिप ऑफ अ मोटर व्हीकल, मतलब ट्रांसफ़र के लिए ये फॉर्म यूज़ होता है, फॉर्म नंबर 29। और नेक्स्ट जो होता है सेल लेटर में पार्ट, वो होता है फॉर्म नंबर 30। मैं आपको फॉर्म 30 भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका फॉर्म नंबर 30। इसमें क्या होता है, रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ अ मोटर व्हीकल। ठीक है, तो ये दोनों हो गए आपके सेल लेटर। ये बुकलेट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, बहुत ईजी होती है, किसी भी आरटीओ के बाहर से। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। इसके बाद दोस्तों एक आता है फॉर्म नंबर 28, जो डीलर आपसे साइन करवा के रख लेगा। फॉर्म 28 होता है एनओसी के लिए। जो भी कंसर्न्ड आरटीओ है
वहाँ से एनओसी जब निकलवाई जाती है तो वहाँ पे उनको ओरिजिनल आरसी दिखानी होती है और साथ में फॉर्म 28 सबमिट करना पड़ता है। तो वहाँ से आपको एनओसी मिल जाएगी। एनओसी मिलने में दोस्तों टाइम लगता है 10 से 15 दिन का, कुछ केसेस में 2-3 दिन में भी काम हो जाता है, लेकिन आप मान के चलो 10 से 15 दिन आपके एनओसी में लग जाएंगे। और दोस्तों हाँ, याद रखिएगा, जब भी आप एनओसी के लिए अप्लाई करें या डीलर भाई अप्लाई करें, उनसे कहिए कि हमें साथ में इनवॉइस भी चाहिए। इनवॉइस कब का? जब गाड़ी पहली बार शोरूम से निकली थी, वो वाला इनवॉइस हमेशा आरटीओ में होता है। तो आपको इसकी एक कॉपी मिल जाएगी। ये इनवॉइस आगे आपके काम आएगा, मैं बताऊंगा कहाँ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अगर आपके दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उनसे कहिए चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऐसा टेक्निकल नॉलेज मैं सबके लिए लाता रहूँगा और सबके लाखों रुपए बचवाता रहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म 28 हमने बात कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है सेलर एफिडेविट। सेलर एफिडेविट मतलब सेलर ने आपको गाड़ी दे दी है, आपके पास उसका पोजीशन आ गया है, आपने उसको पैसे दे दिए हैं। ये चीज़ मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेलर एफिडेविट भी आपको अपने स्टेट में आरटीओ जाते हुए बहुत काम आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ सेलर एफिडेविट का। देखिए दोस्तों, ये है एफिडेविट जिसकी मैं बात कर रहा था, सेलर एफिडेविट। इसमें बहुत क्लियरली मेंशन होता है आय, आपका नाम, सन ऑफ श्री। उसके बाद लिखा होता है दैट द अबव व्हीकल इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एनक्यूब्रेंसेस अटैचमेंट्स। मतलब अब इस व्हीकल पे कोई भी बकाया चीज़ें नहीं है। अबव डेपोनेंट शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस, चलान, एक्सीडेंट अप टू डेट। अब हमने गाड़ी आपको दे दी है, अब इसके बाद जो भी चलान होंगे वो बायर के ऊपर होंगे, सेलर का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एफिडेविट बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए आपके पास क्या क्या आ चुका है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। दोनों चाबियाँ, ओरिजिनल आरसी, कॉपी ऑफ इंश्योरेंस, वैलिड पीयूसी, सेलर के आईडी प्रूफ्स या फिर केवाईसीस जिसमें आते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर कंपनी है तो जीएसटी, एमओए और पैन कार्ड, और साथ में ऑथोराइज सिग्नेटरी का पैन और आधार। उसके बाद सेल लेटर मतलब कि फॉर्म 29, 30। उसके बाद एनओसी अप्लाई करने के लिए फॉर्म 28 और सेलर का एफिडेविट। यहाँ तक आपको जो चीज़ें हैं दोस्तों वो आपको मिल जाएंगी डीलर से। इसके बाद आप देखिए 10 से 15 दिन में आपकी आ जाएगी एनओसी। फिर आपके पास एनओसी भी होगी और ओरिजिनल आरसी भी होगी। इसके बाद दोस्तों आप अपने स्टेट में व्हीकल को ले आएंगे। वहाँ पे आपको देखो क्या करना है, वहाँ पे आपको जाना है अपने नियरेस्ट आरटीओ में जहाँ पे आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं। आरटीओ में आपने देना है एनओसी प्लस इनवॉइस। इनवॉइस क्यों? टैक्सेशन के लिए। और एनओसी की जो पुराना इसका मालिक था, जो पुराना स्टेट था, अब उसको इससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इट्स अ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वहाँ पे दोस्तों एनओसी और इनवॉइस के अलावा आप क्या क्या चीज़ें देंगे? वहाँ पे आप देंगे फॉर्म 29 और 30 जो कि था सेल लेटर। उसके बाद आप देंगे ओरिजिनल आरसी। उसके साथ आप देंगे इंश्योरेंस और वैलिड पीयूसी। इन दोनों को देने के बाद आप देंगे वहाँ पे सेलर बायर के केवाईसी। अब यहाँ सेलर के भी केवाईसी लगेंगे, आधार और पैन, और जो बंदा खरीद रहा है, लेट्स से राजकुमार ने बेची और राम भरोसे ने खरीदी, यहाँ राम भरोसे के भी केवाईसी लगेंगे, मतलब आधार और पैन। उसी से ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों चलो ये भी जान लेते हैं कि जो गाड़ियाँ लोन पे होती हैं या जिन गाड़ियों पे लोन चल रहा होता है उनको दूसरे स्टेट से कैसे खरीदें। दोस्तों फॉर्मूला सेम ही रहता है, जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए सब लगेंगे, लेकिन इसके साथ में 2 डॉक्यूमेंट्स और ऐड हो जाएंगे। पहला डॉक्यूमेंट है दोस्तों एचपी मतलब हाइपोथिकेशन, मतलब गाड़ी पे लोन चल रहा है, और ये चीज़ आरसी पे क्लियरली मेंशन होती है। जब भी आप ऐसी कोई गाड़ी परचेज करें, 2 चीज़ें हमेशा डीलर से मांगें। पहला, बैंक की एनओसी कि उस बैंक से अब कोई भी लोन इस गाड़ी पे नहीं है। एनओसी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। दोस्तों इसके अलावा जिन गाड़ियों पे फाइनेंस हुआ होता है उस केस में 1-2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और चाहिए होते हैं। सबसे मेन मैं आपको बता दूं, आपकी आरसी से हाइपोथेटिकेशन मतलब एचपी उतरनी चाहिए, और दूसरा जिस भी बैंक से वो फाइनेंस हुई है वहाँ से आपको एक एनओसी चाहिए। तो डीलर से हमेशा कहिए कि हमें बैंक की एनओसी ज़रूर दें। और दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट फेज़ पे। दोस्तों अगर ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में घूमते रहते हैं और आपको इसका जवाब चाहिए तो भी हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ में आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा और बन जाइए हमारे चैनल के मेंबर। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सारे राज खोल दूंगा ताकि आपका एक एक रुपया बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट हो। चलिए दोस्तों हमने सारी बातें कर ली, अब बात करते हैं इनवॉइस की। और दोस्तों आज मैं इंडस्ट्री का ऐसा राज खोलने वाला हूँ जो किसी ने आपको नहीं बताया। जब आप टैक्स भरते हैं किसी दूसरे स्टेट में तो वही जो टैक्स आपने भरा है उसी के इक्विवेलेंट या फिर उसी के ल्यू में
आपको टैक्स पुरानी अथॉरिटी से वापस भी मिल सकता है। मैं जानता हूँ दोस्तों आपको ये बात नहीं पता थी। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक गाड़ी न्यू दिल्ली से परचेज करी जो कि 10 साल पुरानी है, जो उसमें टोटल टैक्स भरा हुआ है वो 15 साल का भरा हुआ है। तो अब उस गाड़ी की लाइफ के 5 साल बचे हैं। अब आप जब अपने स्टेट में ले जाएंगे तो आपको सिर्फ 5 साल का टैक्स भरना है। मान लीजिए अगर आपके स्टेट में पॉलिसी है 15% टैक्स फॉर 15 ईयर्स, तो अब आपको सिर्फ 5% देना होगा उसकी इन्वॉइस वैल्यू को। और हाँ, इन्वॉइस लेना बहुत ज़रूरी है, वरना रेट कैसे पता चलेगा कि किस रेट पे वो गाड़ी बिकी थी सन 2010 में या 13 में, वरना वो कैलकुलेट करते हुए आज का उसमें पैसे लगा देंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल इन्वॉइस की कॉपी। अब बात करते हैं कि पैसे वापस कैसे मिल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप वहाँ गए और आपने 5 साल के लिए वहाँ पे टैक्स भर दिया। अब दिल्ली में जो 15 साल का भरा हुआ है उसका क्या करें? तो जब ये रिसिप्ट ऑफ टैक्स पेमेंट ऑफ अदर स्टेट आप दिल्ली आरटीओ में देंगे तो जो भी उसका प्रीवियस ओनर होगा उसको जो बचे हुए 5 साल है उसका टैक्स रिफंड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए जो भी लोग अपना टैक्स वापस लेना चाहते हैं वो ये रिसिप्ट लेके अपने नियरेस्ट आरटीओ में जा सकते हैं या जो उनका कंसर्न्ड आरटीओ है और एप्लीकेशन दे सकते हैं उस टैक्स को वापस लेने की। इसी के साथ आप आ गए हैं दोस्तों इस वीडियो के एंड पे। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गाड़ी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए दोबारा से एक सेशन रखेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, हमारा चैनल देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बनिए अपने खुद के गुरु। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, पुरानी गाड़ी लेते वक्त किसी के बाप पे भरोसा नहीं करना। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।